Hi, hello everyone. How are you? Once again, good afternoon to all. And how are you? बेटा मैंने आपसे कहा था 2 बजे मैं फिर उभर कर आऊँगा और बैकग्राउंड को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि वाकई में उभर कर ही आए हैं। बेटा लाइन कटी हुई है तो एक्स्ट्रा लाइट मैंने नहीं जलाया है, जो ज़रूरत की है उसको मैं लेके आया हूँ। तो एक लाइट जल रही है इसीलिए ऐसा लग रहा होगा, पर चलिए ये भी अंदाज सही, जैसा हो ठीक हो। मैंने आपको पेज नंबर 116 पे छोड़ा था, अब उससे आगे बढ़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून ललित बेटा, हाउ आर यू? ठीक है, तो अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड टेहरी डैम के बारे में बात हो गई थी। अब मैं बात करने जा रहा हूँ एलपीजी सिलेंडर के बारे में बात हो गई थी। अब मैं बात करने जा रहा हूँ झारखंड के बारे में। लिसन एवरीवन। हाय कुसुम बेटा, हाउ आर यू? टेक केयर। बेटे गौर से अब सुनते चले जाना है, मैं बात करने जा रहा हूँ किसके लिए वो समझिए। झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है साहबगंज। साहबगंज डिस्ट्रिक्ट गंगा नदी के किनारे है। झारखंड सरकार का एक प्रोग्राम है कि 1 लाख गरीब सशक्त महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। 6 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंच रहे हैं साहबगंज, और वहां शुरुआत करेंगे मोबाइल वितरण का भी। उसी जगह दूसरा पॉइंट जो है, महिला पहाड़िया बटालियन। पहाड़िया जो हैं हमारी एक आदिवासी समुदाय के लोग हैं, ठीक है, और वो उसी जगह राजमहल की पहाड़ियों में रहते हैं जो सुल्तानगंज, साहबगंज, भागलपुर के आसपास है। तो उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक बटालियन सेटअप होने जा रहा है जिसको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। 2 बातें साहबगंज में। दूसरी बात यह होने जा रही है कि यहाँ पर गंगा नदी पर एक पुल का उद्घाटन होगा। तो सॉरी पुल का शिलान्यास होगा, फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। तो उसका भी फाउंडेशन स्टोन हमारे प्रधानमंत्री महोदय रखेंगे। साथ साथ उसी साहबगंज में वहीं पर गंगा के किनारे एक बंदरगाह बनने जा रहा है, उसका भी नींव का पत्थर शिलान्यास प्रधानमंत्री महोदय करेंगे। तो साहबगंज से 4 बातें उभर कर आई जो 6 अप्रैल को घटने वाली है। बेटा गार्गी मिश्रा, क्या हाल है भांजे? सब ठीक है बेटा, ख्याल रखना अपना। हाय अंकुर, हाउ आर यू? नाउ लिसन, जो मैं कह रहा हूँ आगे। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि झारखंड में साहबगंज 4 चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा और वो 6 अप्रैल को ये घटना घटने वाली है, मतलब होने वाला है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ओके। अब जो नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं वो देखिए। अजमेर शरीफ, जो मियाँ गरीब नवाज के दरगाह के लिए जाना जाता है, उनका नाम मोइनुद्दीन चिश्ती रहा है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय के भारत में फाउंडर माने गए हैं। और जैसा कि हम और आप सब जानते हैं, वह महमूद गौरी के साथ आए थे। मैं आपसे ये बताने जा रहा हूँ कि उनके डेथ पर उर्स नाम का मेला लगता है। 805वां उर्स मेला इस साल आयोजित होने जा रहा है, और उस ख्याल से देखें तो हर बार 25 तोपों की सलामी दी जाती है। ये ध्यान में रखना है, 25 तोपों की सलामी दी जाती है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट मैटर टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि ऐसा क्यों, शुरू से एक है, ठीक है। चलिए अब मैं बताने जा रहा हूं, बेंगलोर में एक लेक है, डैमेज हो गया, सूख गया, मार्सी लैंड हो गया, कचरा डालते तो उसको फिर से उद्धार करने के लिए ब्रिटेन की कंपनी और इजराइल की कंपनी को बुला करके उसका सर्वे किया गया। ये दोनों कंपनी मिल करके उस लेक का जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार करेगी, यानी फिर से उसको जिंदा कर देगी। उस लेक का नाम है बेलांदूर लेक, बेंगलोर। ठीक है, ये ध्यान में। हाय आदर्श बेटा, हाउ आर यू? अपना ख्याल रखिएगा आदर्श। आदर्श, आप अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों के, युवाओं को साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें और भी कुछ फ्रूटफुल चीज़ें आनी चाहिए। कुछ वर्क करते हुए मुझे दिखना चाहिए कि हाँ, युवाओं के लिए कोई सेमिनार कर रहे हैं, कोई आयोजन कर रहे हैं, कोई
उसको समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं, उसको एम्पावरमेंट कर रहे हैं। आदर्श ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं आपके फोटोज वगैरह बहुत देखता हूं, अच्छा लगता है, बट वर्क का भी सीन मुझे चाहिए, ठीक है। चलिए, टेक केयर बेटा। अगली बात मैं बात करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना है। एक संस्थान है एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका पटना में अभी सेमिनार हुआ और उस सेमिनार के तहत झारखंड और बिहार का ज्वाइंट हिस्टोरिकल हिस्ट्री के ऊपर बातचीत हुई, जिसके समापन में हम प्रणब दादा को भी देखते हैं, हमारे राष्ट्रपति भी गए हुए थे, तो ये ध्यान में रखना है। तो ADRI एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूं, उसको समझना है। एक बुक है गंगा एक जीवित शरीर। यह बुक अब प्रासंगिक हो गया है, लिखा तो गया 10-20 साल पहले, पर अब यह प्रासंगिक हो गया। उसके पीछे रीजन ये है कि गंगा और यमुना को जीवित प्राणी, जीवित व्यक्ति के रूप में दर्जा दिया है, और ऐसा नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर, बिल्कुल न्यूजीलैंड के, समझ ही गए होंगे, वायुंग रिवर के तौर पर। तो हमने इस पे काफी डिस्कस किया ही है, आगे फिर डिस्कस करेंगे ही। तो ये बात हुई है। तो UK चौधरी हैं, ये हमारे रिवर साइंटिस्ट हैं, रिवर स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि नदियों के विशेषज्ञ हैं। उनकी एक किताब है गंगा एक जीवित शरीर। बेटा, राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष हमारे फिलहाल जो हैं राघवेंद्र, ठीक है, शर्मा हैं। कोई बड़ी इशू बात नहीं है, लेकिन हाँ समझना है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो समझिए। चेंजिंग इन इनकम टैक्स एक्ट, यानी आयकर कानून में कुछ बदलाव किए गए। लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज एसेट्स, कहने का मतलब जब हम कोई एसेट्स, रियल एसेट्स, चाहे वो कोई मकान हो या कोई जमीन हो, लैंड हो, जब हम खरीदते हैं और उसे 3 साल के बाद बेचते हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखने की चीज है वो टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन अगर 3 साल से पहले बेचते हैं तो उसके जो कैपिटल गेन टैक्स हैं उस पे टैक्स लगने की बात है। अर्थात कैपिटल गेन टैक्स, जब कोई प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं और 2 साल तक उसे, अब के कानून के मुताबिक 2 साल तक अगर हम उसे नहीं बेचते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2 साल से पहले बेच रहे हैं तो ये मान लिया जाएगा आपने ये प्रॉपर्टी बिजनेस पर्पस से लिया है, इसीलिए आपका जो सेलिंग अमाउंट रहा, मान लीजिए 10 लाख में प्रॉपर्टी ली और 2 साल के भीतर 12 लाख में बेच दिया, तो 2 लाख रुपया मुनाफा इनकम माना जाएगा और उस 2 लाख का एक पर्टिकुलर परसेंटेज कैपिटल गेन टैक्स के रूप में वसूल लिया जाएगा। पहले ये 3 साल का लॉक इन पीरियड होता था, अब 2 साल हो गया, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो ये तो समझ गए, एक चेंज ये हुआ है, और इस पे ये भी ध्यान में रखना है, ये उसका 20% लिया जाता है। अब है, अगर ये मुनाफा को आप रिडीएमेबल बॉन्ड्स के रूप में खरीद लें तो आपको इस मुनाफे पे कोई भी प्रकार का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। रिडीएमेबल बॉन्ड्स भारत सरकार बेचती है, जिसका अभिप्राय है कि बीच में भी आप इसे ले सकते हैं, कभी भी इसे छुड़ा सकते हैं। तो ये ध्यान है, रिडीएमेबल बॉन्ड्स में अगर इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो आपका मुनाफा टैक्सेबल नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। अब ये भी कर दिया गया है कि अब 2 लाख से ऊपर या 2 लाख तक की रकम तो आप कर सकते हैं कैश में पेमेंट, लेकिन 2 लाख से ऊपर आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। और ये भी ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2017 से ये लागू हो रहा है। और एक और चीज़ है, मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय टैक्स सेविंग के संदर्भ में एक कानून लाया था कि राजीव गांधी इक्विटी सेविंग के अंतर्गत अगर आप शेयर बाजार में पहली बार कोई भी शेयर खरीद रहे हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इस सिस्टम को, ये जो राजीव गांधी इक्विटी शेयर्स प्लान था, इस सिस्टम को 1 अप्रैल से बंद करने जा रही है भारत सरकार। अब लगेगा, ये ध्यान में रखना है। अब सुने, इधर रामविलास पासवान जी जो हमारे फूड सप्लाई मिनिस्टर्स हैं, खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री हैं और मेडिसिन ड्रग्स के भी हैं, तो रामविलास पासवान जी के संदर्भ में जो भी बात हुई थी तो उसमें ये बात उभर के आई थी कि भारत सरकार मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो घोषणा साल में 2 बार रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स को ध्यान में रख के करती है,
कुल मिला के 22 फसलों पर ही न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाते हैं, घोषणा की जाती है। ये ध्यान में रखना है। और उनमें से मुख्य रूप से चावल यानी धान और गेहूं की खरीद एफसीआई के थ्रू की जाती है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस बार से सरकार ने सोचा है कि दलहन को भी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस वाले प्राइस पर खरीदेंगे और 20 लाख टन का एक बफर स्टॉक भारत के लिए रखा जाएगा। तो दलहन इस बार खरीद होगी। इस बार जो अनुमान लगाया गया और जिसके रिजल्ट सामने आ भी रहे हैं कि भारत में दलहन की उपज अच्छी हुई है इस बार, और गेहूं की उपज भी 2.91 लाख टन के आसपास रहेगी, 2.9 करोड़ टन के आसपास रहेगी। तो ये चीज़ है। इस उपज को देखते ही, गेहूं की उपज को देखते ही हुए भारत ने 10% का इंपोर्ट ड्यूटी गेहूं पर लगा दिया है ताकि विदेशों से गेहूं हम आयात ना करें। हमारे और आपके लिए, आप भी जानते हैं, 1650 रुपए के आसपास अभी गेहूं का, या 1620 रुपए पर क्विंटल गेहूं का मूल्य है एमएसपी। लेकिन इससे कम कीमत पर भी लोग खरीद लेते हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो आशीर्वाद आटा ग्रुप है, शक्ति भोग आटा ग्रुप है, आईटीसी आटा ग्रुप है, इसके अलावे आप भी जानते हैं बहुत सारे बिस्किट्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है, कन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज चलती है, ये सब गेहूं को स्टॉक में कम प्राइस पे खरीद लेते हैं। अगर नहीं मिलता उनको एमएसपी से नीचे तो फॉरेन से ले आते हैं सस्ते पे। इसीलिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है ताकि कि प्राइस वॉर के बीच में हमारे किसानों को सही मूल्य मिल सके। ये ध्यान में रखना है। बेटा, एक टोटका होता है बंगाल में, असम में और उन जगहों पे जहां पर कि हाथी जो है गांव में आ जाते हैं और लोगों को मारते हैं, फसलों को नष्ट कर देते हैं, उपद्रव मचाते हैं। तो उनको भगाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, नींबू का रस, तंबाकू और जो खराब हो चुके, यूज्ड हो चुका मोबिल ऑयल है उसको मिलाते हैं, समटाइम्स जलाते भी हैं या मिला करके आसपास छिड़क देते हैं। तो हाथी को ये बदबू पसंद नहीं होता और वो भाग जाती है, हाथी गांव में नहीं घुसते। इस तरह से अब हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भारत में उन जगहों पे जहां हाथी के अक्सर गांव में आ जाने से उपद्रव मचता है, उनको गांव से दूर रखने के लिए ये काम किया जा रहा है। ये ध्यान में रखेंगे। बहुत जगह तो प्लास्टिक के जाल लगा दिए जाते हैं जंगल के बाहर वाले ग्राउंड पर, जहां पे तेंदुए अक्सर गांव में घुस जाते हैं, तो उससे भी रुकावट हुई है। तो ये सब एक तरीका है, ध्यान में रखना है। वेल बेटा, एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज बैंक में, जो आप भी जानते हैं, और एक होता है एसडीएफ यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज। हर बैंक को आरबीआई के अकॉर्डिंग एक निश्चित राशि आरबीआई के पास रखनी पड़ती है और बाकी राशि अपने पास रखती है। तो इसका यह मतलब हुआ कि हर बैंक को एक डिफिनिट अमाउंट में, परसेंटेज में ही अपने पास रखना पड़ता है पैसा, बाकी उसे आरबीआई में रखना पड़ता है। अगर अब देखें नोटबंदी हुई है तो बहुत पैसा जो है बैंकों के पास आ चुका है और उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो, इतना क्रेडिट कैसे चले, लेकिन आज भी और हम भी क्रेडिट लेने से डरते हैं। तो कहने का मतलब है कि उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा। तो सरकार ने, आरबीआई ने एक कोशिश करी है कि एक सिस्टम लाया है एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज के तहत। वो आरबीआई के इंस्ट्रक्टेड परसेंटेज से कुछ ज्यादा, जैसा आरबीआई इंस्ट्रक्ट करेगी, उसे एसडीएफ के तौर पे सरप्लस मनी अपने पास रखेगी। वेल, ये ध्यान में रखना है। नाउ वी हैव गोइंग टू एंटर इन 26 मार्च संडे। अब हम 26 मार्च रविवार का एनालिसिस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 26 मार्च 1971 को मुक्ति वाहिनी सेना पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश ने सेटअप किया था और अपनी आज़ादी का जंग छेड़ा था और वो जीत हासिल हुई भारत के सहायता से। इसलिए 26 मार्च को बांग्लादेश मनाता है अपना आज़ादी दिवस, फ्रीडम डे, इंडिपेंडेंस डे। ये ध्यान में रखिएगा। बाय द वे, बात को आगे बढ़ाएं, हम चलते हैं केरला। बेटा, केरला में एक मीनागढ़ी पंचायत है, ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट में है। पिछले साल वहां एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। इस प्रोजेक्ट पे अब तक 11 करोड़ रुपए खर्च हुए। इनका मकसद है कि अपने पंचायत को जीरो कार्बन तक ले आए, यानी उस गांव में लगभग 1100
लोग रहते हैं, 1100 फैमिली रहते हैं, पॉपुलेशन 3-4-5 हज़ार होगा। तो जितने भी कार्बन इमिट होते हैं एक दिन में, वहाँ इतने पेड़ पौधे हों, तालाब हों कि वो कार्बन 100% सिंक कर लिया जाए, यानी कि अवशोषित कर लिया जाए। तो वातावरण में 24 घंटे के भीतर कुल मिलाकर के कार्बन जीरो रहेगा, पॉल्यूशन जीरो रहेगा। तो इसको जीरो कार्बन कहते हैं। तो याद रखिए, केरल का ये मीनागाड़ी पंचायत, वायनाड डिस्ट्रिक्ट, भारत का पहला पंचायत होने जा रहा है जो जीरो कार्बन है। ये सवाल बनेगा बेटा, ये अंदाज होता है सवाल तैयार करने का। अब ध्यान दें, अब हम बात करने जा रहे हैं इजिप्टियन वल्चर की। बेटे वल्चर के 9 वेराइटीज हैं, स्पीसीज हैं। उसमें एक इजिप्टियन वल्चर है, यानी आप समझ गए होंगे मिस्र में पाया जाने वाला, या वहां से नाम पड़ा। भारत में ये बहुत रेयर होता चला गया और अभी कुछ सालों बाद ये यमुना नदी में आसपास के क्षेत्रों में, दिल्ली में देखे गए हैं। तो एक खुशी की बात है, इजिप्टियन वल्चर। ठीक है, हम आपको बता दें, हरियाणा के पंचकूला में जटायु वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है। जटायु भी तो एक गिद्ध था। अभी प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले ही कह रहे थे कि टेररिस्ट के खिलाफ पहला जो कोई लड़ाई लड़ा तो वो था जटायु, जो सीता को बचाने के लिए रावण से पहले उन्होंने अपना बलिदान दिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट मैं ये कह रहा हूं कि जटायु गिद्ध से समझ लीजिए। तो जटायु वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर पंचकूला में है, जो ब्रीडिंग करवाता है। अभी इसने 8 ऐसे गिद्ध को प्रजनन वहां तैयार किया और सब में रेडियो ट्रांसमीटर लगा करके वातावरण में छोड़ दिया है, ताकि उसके लाइफ स्टाइल को ऑब्जर्व किया जा सके। ये मतलब है। ठीक है, अब मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत में गिद्ध की कमी होती चली गई। इसका एक पीछे रीजन रहा है डेक्लोफेनाक मेडिसिन, जो पेन किलर है, और वेटनरी डॉक्टर्स मेडिसिन ये जानवरों को देते हैं पेन किलिंग के लिए। जब ये जानवर मर जाते हैं तो हम लोग इसे ढोर बनकर आसपास फेंक देते हैं गांव में, जहां गिद्ध कौवे चील उतरते हैं और उसे खाते हैं। डेक्लोफेनाक टैबलेट जो है वो बॉडी सैचुरेट हो जाता है और इस तरह से समय खाने से इन गिद्धों में भी आ जाता है, और यहाँ सैचुरेट होने से गिद्ध डैमेज कर देता है, लंग्स का फंक्शन मिनिमाइज करता है, गिद्ध अनटाइमली बूढ़ा हो जाता है, पंख झड़ जाते हैं, जनरेट पावर लॉस हो जाता है और बहुत ही अर्ली डेथ कर जाता है, जिससे गिद्ध में कमी आ गई है। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई में और भारत सरकार ने मिल करके गिद्ध के प्रजनन के लिए काफी काम किया। तो एक राजा भतवा गिद्ध प्रजनन केंद्र बंगाल में, एक जटायु हरियाणा में है। ये दोनों काम कर रहा है। गिद्ध को स्कैवेंजर कहते हैं, प्रकृति की कर्मी कहते हैं, मानने की बात है। गिद्ध के लिए एक वल्चर रेस्टोरेंट है बिलास में, हिमाचल प्रदेश में, जहां पूरा एक कैंपस है। यहाँ पर उस कैंपस में मरे हुए जानवरों को फेंक दिया या रख दिया जाता है, ढो करके 300 मीटर के आसपास के, और वहां गिद्ध आराम से खाए तो ही गंदगी पॉल्यूशन नहीं फैलेगा। इस तरह से रेस्टोरेंट का नाम दिया गया। पारसी धर्म के लोग जो हैं उनमें दोहरा समाधान होता है, डबल फ्यूरल सिस्टम, जिसका मतलब ये हुआ कि वो पहले डेड बॉडी को एक ऊंचे स्थान पर, टावर उनका होता है, इसको बुगी कहते हैं, वहां रखते हैं। इसको टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है, जिसे वो चील कौवे खा लेते हैं। जब मांस की कुछ हड्डी बच जाती है 15-20 दिन बाढ़कर उसे अग्नि को समर्पित करते हैं। तो वो कहते हैं कि मानव का जीवन जिंदा रखने के लिए हर चीज हम इस्तेमाल करते हैं। हम मरने के बाद हम किसके काम आए हैं? कम से कम काम आए। बड़ी अच्छी सोच है पारसियों का। दोहा समाधान जल फ्यूनरल, तो उनको प्रॉब्लम होंगे, तो इसलिए गिद्ध अर्जुन के रहा है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। गिद्ध इतनी सारी बातें हो गई। मैं आपको बताने जा रहा हूं इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, ये एक इंस्टीट्यूट है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है यहाँ पे, विमेन
एंड बुद्धिज्म, यानी जो बौद्ध धर्म है और जो महिला है, दोनों सिमिलैरिटीज क्या है? बौद्ध धर्म का ह्यूमन फीचर, फीचर क्या है? एक तो इस पर रहा है, और प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ जेंडर, कल्चर एंड एम्पावरमेंट, तथा एक और टॉपिक लेके चल रहा है, एग्जीबिशन ऑफ, ठीक है, ज्ञानिज्म एंड लोकवित्तेश्वर। अभी जानते हैं अविलोकितेश्वर जो है ये गौतम का ही नाम है, ये ध्यान में रखना है। उनमें कितने फेमिनिज्म सिंबोलिज्म है उस पे भी चर्चा होगी। गौतम बुद्ध के अंदर जो है प्रकृति वो फेमिनिज्म थी, महिलाओं से जुड़ी। इसका मतलब कि फिजिकल ऑर्डर पे, वैचारिक आधार पे, सहनशीलता, क्षमा शक्ति के आधार पे हमारी महिलाएं काफी सहनशील होती हैं, दयावान होती हैं, इन सब को ख्याल में लेकर के अच्छे से। अब मैं आपको बता दूं, साहित्य अकादमी जो है भारत का, जो भाषा में हर साल अवार्ड देता है, साहित्य अकादमी का भवन है वो है रविंद्र भवन, न्यू दिल्ली में। वो नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्दर्न राइटर्स समिट करने जा रही है। 27-28 मार्च को ये समिट है रविंद्र भवन दिल्ली में, जिसमें उत्तर भारत के और उत्तरी भारत के राइटर्स आए हैं। अब मैं बता दूं, 16 मार्च से लेकर 31 मार्च जो कल समाप्त हो जाएगा, 2017 को हमने गंगा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया है, यानी गंगा क्लीन फोर्टनाइट। पखवाड़ा यानी 15 दिन के कार्य को, टर्म को, हम समय को पखवाड़ा कहते हैं, फोर्टनाइट कहते हैं। तो ये सवाल आ सकते हैं, भारत ने स्वच्छता पखवाड़ा, गंगा स्वच्छता पखवाड़ा कब मनाया? 16 से 31 मार्च में, ठीक है। हाय माधुरी बेटा, हाउ आर यू? ख्याल का हाय केस जी, कैसे हैं आप? चलिए अब ध्यान दें, बात को आगे बढ़ाएं। बेटा जो नेशनल हाईवे 24 है, तो दिल्ली से लखनऊ को जो है उसका नाम बदलकर नेशनल हाईवे 9 रख दिया गया है, 9। और इसे अब 16 लेन बनाना आ गया, पार हो गया है, पारित हो गया है। यानी भारत नेशनल 100 लेन की बनेगी तो वो NH9 बोलेंगे, दैट वाज कंसीडर्ड NH24 एट लखनऊ। तो 16 लेन का बनने जा रहा है जो चौड़ा होगा। बेटा विमेन एम्पावरमेंट के लिए बताना चाहूंगा, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो 1 दिसंबर 1965 को स्थापित हुआ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो हमेशा IPS ऑफिसर होते हैं, नो डाउट, ये ध्यान में रखिएगा। और असिस्टेंट कमांडेंट के संदर्भ में देखें तो जो उनके लीडर होते हैं फील्ड ऑफिसर कहते हैं असिस्टेंट कमांड को। तो BSF में पहली महिला जो एग्जाम दे के प्रमोट करते असिस्टेंट कमांडेंट बन गई है, फील्ड ऑफिसर बन गई है। हमारे राजस्थान की बीकानेर से हैं और उनका नाम जो है तनुश्री पारीक है। मैं कहना चाहूंगा सवाल इस तरह से आएंगे, तनुश्री पारीक क्यों चर्चा में है? She is the first woman of BSF that's upgraded या uplifted या promoted as commandant। ये ध्यान रखना। बेटा अभी सुना पाकिस्तान ने कहा कि बाल्टिस्तान और गिलगिट हम पाकिस्तान का 5वां प्रांत घोषित करेंगे, जबकि वो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जो हमारा है, भले हमारे कब्जे में नहीं है। इस चीज को प्रेशराइज करके तुरंत इशारा किया और ब्रिटेन ने अपनी पार्लियामेंट में एक बिल पास करके ये कहा है कि बाल्टिस्तान और गिलगिट दोनों भारत का अभिन्न अंग है। ये ध्यान में रखने की चीज है, अभिन्न अंग है, मायने रखता है। तो ये प्रेशर देगा, प्रेशर देने का काम करेगा। बता रहा हूं, हमारे कुलदीप यादव हैं, कानपुर के क्रिकेटर हैं और ज्यादा नहीं 21-22 साल के। बचपन से वो जिस तरह की बॉलिंग किए, उनका डेवलपमेंट चाइना मैन की तरह हुआ। चाइना मैन एक टाइप ऑफ बॉलिंग इन क्रिकेट। तो भारत के ये पहले चाइना मैन बॉलर हुए और वर्ल्ड के 9वें चाइना मैन बॉलर हुए। मिस्टर कुलदीप यादव ये रहना है फ्रॉम कानपुर
और नेशनल पे खेल रहे हैं। कुलदीप यादव, चाइना मैन, ये क्वेश्चन आगे ही रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। हाय पूनम अखवाल, हाउ आर यू? बेटा जैसे ही जीएसटी लागू होने जा रहा है तो सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज डिपार्टमेंट का नाम बदल रहा है। अब ये सीबीआईसी हो जाएगा, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम होगा, ये रखना है। आजकल बहुत सारी बातें चल रही हैं, जिनको अलग समझ है, जिनको जैसी सोच है, विचार है, और जो ऐसा अपने टारगेट लाइफ में के चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अलग तरह से कुछ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। तो कोई सही बात कह रहे हैं, कोई मुखदर्शक हैं, या कोई चुपचाप समझते सब ठीक ही हो जा, लड़ने वाले बहुत हैं, सब ठीक रहेगा, हर तरह लोग हैं। अर्थात जो बूचर खाने बंद हो रहे हैं उस पर बात कर रहा हूं। हमारा जो पशु संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1955 है, यानी कैटल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1955, ठीक है, वो कहता है अगर कोई जानवर 15 साल से ज्यादा आयु का हो गया है और वो बीमार है या कहीं प्रॉब्लम है, दुधारू है तो दूध नहीं देता है, इस कंडीशन में उसकी हत्या कर दी जाए व्यापार के ख्याल से। तो हमारे जो बूचर खाने हैं, स्लॉटर हाउस हैं, कसाई है, वहां के लिए भैंस गाय का जीवन 18 से 20 साल तक मैक्सिमम होता है, 14-15 साल होता है, तो उसके बाद बूढ़ा होने पर आप काट सकते हैं। दूध ना देने की स्थिति में भैंस को काटा जा सकता है, भैंस के मांस को बीफ कहते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार काम कर रही है वो सरकार काबिल है, और हमारे और आपसे ज्यादा नॉलेज रखती है वो प्रशासनिक अधिकारी भी और वो पुलिस डिपार्टमेंट भी, वो सरकार भी। तो हम हस्तक्षेप न करें, वो सही काम कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। गैर कानूनी काम तो बंद होने चाहिए, सिस्टम से होने चाहिए, पर हाँ ये मैं जरूर कहूंगा कि वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी चाहिए। मजबूरी में बहुत सारे लोग को कोई विकल्प नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलता, वो शुरू से तो कोई भी काम लेके बैठ गए, उन्हें क्या पता वो पुलिस ने कुछ पैसे ले लिए, वैसे ले वो ले, इधर उधर कर अपना किया, परिवार चल पड़ा। लेकिन अब उसे दिक्कत आ रही है, सबकी चल रहा है, वो भी बदल जाएंगे, बस वैकल्पिक रोजगार दे दिए। मेरी भी इच्छा यही है कि उनको वैकल्पिक रोजगार के लिए अवेयर करे। रोजगार जो सरकार की बहुत सारी व्यवस्था है, उनको आगे आना, रोजगार लेना चाहिए, नहीं तो कुछ दूसरा जो लॉ है उसको करना चाहिए। तो याद रखना है, पशु की हत्या हो सके से, लेकिन गाय की नहीं। एक कानून बन गया है अंडर आर्टिकल्स 48 जो हमारे प्रिंसिपल्स के पास है, उसमें है कि सरकार ये कोशिश करे लॉ बना करके पशु संसाधन की रक्षा, दुधारू पशुओं की रक्षा करे। यह है बेटा, जबलपुर मध्य प्रदेश में खमरिया नाम के जगह पर एक ऑर्डिनेंस डिपो है, आयुध भंडार, जिसमें बॉम्ब में आग लग गई, बहुत सारे हो गए, और जिसकी वजह से वहां पर तबाही हुई है। कोई मरे नहीं है, पर दौलत धन की तबाही हुई है। अब मैं आपको जा रहा हूं, कावेरी नदी का पानी जो है डिस्ट्रैक्ट होके डिलेड होकर के झील बहती है, और उसी को कहेंगे कि बैक वाटर, यानी कावेरी बैक वाटर मैसूरू के पास है, ठीक है। वो सूख चुका है और हाल इतने बदतर हो गए हैं कि वहां पे जो काबिनी सैंक्चुरीज है, उन जानवरों को पानी वानी मिल रहा है पीने के लिए, ये एक बड़ी समस्या हो रही है, सूखा की स्थिति। जब तक कि मानसून वहां बारिश शुरू ना हो जाए नहीं रहेगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, नैनीताल हाई कोर्ट ने, ठीक है, एक याचिका की सुनवाई करते हुए हमारे गंगा नदी और यमुना नदी को वैधानिक व्यक्तित्व का दर्जा दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन लीगल आइडेंटिटी दिया, और उसे नाबालिग की श्रेणी में रखा। ये माइनर श्रेणी में है, इसे इन्हें प्रबंधक की, संरक्षक की जरूरत पड़ी और मैनेजमेंट बॉडी जरूरत पड़ी। इसको एक गार्जियन मिले, गार्जियन के तौर पे कहा है कि जो डायरेक्टर नमामि गंगे परियोजना के वो होंगे, जो मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड के होंगे, और जो उत्तराखंड महाअधिवक्ता हैं वो भी होंगे।
नदियों के नाम से केस दायर किया जा सकता है, नदी के नाम से फंड बन सकता है, संपत्ति रखी जाती है। नदियों से अगर कोई पॉल्यूटेड होता है तो वो केस दायर कर सकता है मैनेजमेंट बॉडी पर नदी के नाम से। और इस तरह से नदी को स्वतंत्र मानते हुए उसे बहने की पूरी आजादी है, याद रखिएगा। तो ये उसे पॉल्यूट कोई नहीं करेगा। हम बता दें कि गंगा नदी का एक बार जिक्र हुआ है ऋग्वेद में और यमुना नदी का 3 बार जो हुआ है ऋग्वेद में। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे मंदिरों में जो हिंदू धर्म की उपासना धारणा है, सारे देवताओं के वाहन के रूप में भी हम देखते हैं कुछ जानवर हैं। गंगा में पाए जाने वाले जो क्रोकोडाइल हैं, यानी कि एक्चुअली लोकेस्टे मगरमच्छ को गंगा नदी का वाहन माना गया है और यमुना नदी का वाहन जो है उसे कछुआ टर्टल को माना गया है। तो गंगा और यमुना 2 देवी के रूप में पूजी जाती हैं। उनकी मूर्तियां लगभग मोस्टली हर महादेव के मंदिर के, खासकर महादेव के मंदिर के चौखट के दोनों तरफ गंगा और यमुना की 2 देवियों की प्रतिमा लगी है। और अगर देखें तो उन्हें उनके जानवर वाहन पे खड़े होकर आप देख सकते हैं, माने खड़े हुए देख सकते हैं। मैं आपको याद दिलाऊंगा, आप 12th क्लास की एनसीईआरटी किताब एंशिएंट इंडिया उठा लीजिए तो आपको मिलेगा दोनों तरफ गंगा यमुना की देवी की मूर्ति। मैं बात कर रहा हूं वांगनुई रिवर भी ऐसे ही का लाइफ लाइन है, जैसे कि न्यूजीलैंड में दर्ज दिया गया, तो वही चीजें यहाँ पे है। ठीक है, और इस तरह से यमुना के बारे में कुछ डिटेल्स भी हमने आपको दे दिए हैं। यमुना के नीट एंड क्लीन के लिए भी प्रोग्राम चल रहे हैं जापान की मदद से, और कुछ लिख के आपको भेजा है। अब है बड़े साइंटिस्ट ने, अमेरिकन साइंटिस्ट ने ये पता लगाया और ये परसेप्शन डाला है कि एलियंस तो हैं हमारे सोलर सिस्टम से परे दूसरी गैलेक्सी में, और ये जो हाई स्पीड शटल्स का इस्तेमाल करते हैं वो रेडियो वेव्स चलता है। एक्चुअली रेडियो वेव्स एनर्जी होती है, इसको एफआरबी फास्ट रेडियो ब्रस्ट, वो जो सेकेंड के लाख भाग में जो ब्रस्ट करते हैं उसमें इतनी एनर्जी होती है जितनी एनर्जी 1 महीने में सूरज पैदा करता है उसके किरण से, और इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने शटल्स को मूव करते हैं। ऐसा परसेप्शन है जिस पे रिसर्च चल रहा है। बेटा, कोका कोला एक प्राइवेट कंपनी है और वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाती है। अभी यूपी हरदोई में मीठा सोना नाम की परियोजना को जाती है, जिसका मकसद है कि मोलेसेस का इस्तेमाल करके वो कुछ ड्रिंक्स भी बनाए और वहां के गन्ना उत्पादक किसानों का कुछ भला भी हो। तो इस परियोजना का नाम है मीठा सोना परियोजना, हरदोई, उत्तर प्रदेश। ओके, अब बात आगे बढ़ाते हैं। बेटा, भारत सरकार के फूड्स डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसके तहत अगले 3 महीने से शुरुआत हो जाएगी। समझे क्या शुरुआत हो जाएगी? जो एडेबल ऑयल है, खाद्य तेल, जैसे मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है और भी है, नारियल तेल, जो हम खाते हैं तेल का तेल है, तो खाद्य तेल एडेबल ऑयल में विटामिन ए और विटामिन डी सप्लीमेंट मिलाए जाएंगे। जो हम आटा खाते हैं, ठीक है, जो गेहूं के आटे हैं, मिलाया जाएगा। और इस तरह से मिला के जो बात ये हुई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये कहा है 3 महीने में ये शुरू हो जाएगा। हमारे देश के लोगों में फॉलिक एसिड की कमी है, विटामिन B12 की डी कमी है, तो उसको आटे के माध्यम से कर सकते हैं। इसी में